जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निशा पर। तो यूपीएससी प्रीलिम्स, सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2019 के ज्योग्राफी एनवायरमेंट इकोलॉजी के क्वेश्चंस को लेकर हम हाजिर हैं। मैं संदीप बंसल आपका स्वागत करता हूं। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी एनसीईआरटी क्विज को लेकर। कई बार आपने ये सुना है, हर टॉपर ये कहता है एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, बहुत अच्छे से पढ़नी चाहिए, वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव बुक्स हैं। पर इसको इवेल्युएट कैसे करें, इसको कंसोलिडेट कैसे करें, इसको रिवीजन कैसे करें, इसका सॉल्यूशन हम लेकर आए हैं ncrtquiz.com। चैप्टर वाइज क्विज जो है हमने यहां पर बनाए हैं 6 से लेकर 12 तक। ठीक है जी, यहां पर हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस सब कवर किया है। और एक चैप्टर पढ़िए, क्वेश्चन कीजिए। डिफिकल्टी लेवल भी रखे गए हैं, 3 डिफिकल्टी लेवल, सिंगल लाइनर क्वेश्चन ताकि इजी है, फिर आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, फिर मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन। इससे आपका धीरे धीरे कंसोलिडेशन होता जाएगा पूरे के पूरे एनसीईआरटी का। सो बहुत अच्छा रिस्पांस है, जस्ट गो एंड चेक इट आउट। कुछ टेस्ट हमने इसमें फ्री भी रखे हैं, आप जो है पहले उन फ्री टेस्ट को कीजिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स लाइज कंप्लीटली इन द टेम्परेट एल्पाइन जोन। अब टेम्परेट एल्पाइन जोन की बात कर रहा है, मतलब ठंडे इलाके की बात कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि इनमें से कौन सा है जो ठंडे इलाके में है। अच्छा, मानस नेशनल पार्क कहां पर है? मानुष, चतुर्मानुष, असम। ठीक है, तो असम प्लेन इलाके में है, ठीक ठाक गर्मी होती है, एल्पाइन जोन नहीं है। ओके, नाम दाफा नेशनल पार्क। ओके, आई एम नॉट श्योर, चलो मैं इसको थोड़ा होल्ड करता हूं। मैं पेपर में हमें कैसे सॉल्व करना है वैसे इसके बारे में बात करेंगे। ओके, न्योड़ा वैली नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। ठीक है, तो इसमें जो है दिस इज इन उत्तराखंड। ठीक है, नामदाफा और न्योड़ा वैली, इसमें आपको कहते हैं ना ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट देखने को मिलता है। सो दिस इज आंसर इज डी। ठीक है जी, आंसर इज डी। नामदाफा की बात करें, अरुणाचल प्रदेश, इसमें आप, इसमें क्वेश्चन भी पूछा गया था एक बार नामदाफा का कि किसमें आपको ट्रॉपिकल से लेकर एल्पाइन तक सारी चीजें मिलती हैं। ठीक है, मतलब सारे क्लाइमेट आपको देखने को मिलते हैं। सो दैट इज द नामदाफा। तो वो अलग एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है, यूपीएससी में ही पूछा गया है। ठीक है, न्योड़ा वैली वेस्ट बंगाल मेनली ट्रॉपिकल एंड सॉरी सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट। तो मानस हो गया ट्रॉपिकल। अगर हम वैली ऑफ, ये देखो पहले तो ये फोटो देखो, ठीक है, जबरदस्त। और लोकेटेड इन उत्तराखंड, वैली ऑफ फ्लावर लाइज इन द हिमालयन एल्पाइन रीजन एंड ऑल्टीट्यूड ऑफ अबव 3500 मीटर्स, known for alpine meadows, endemic flora and the stunning beauty, natural beauty. Okay, on 21st of June, the sun does not see below the horizon at Arctic Circle, does not set below the horizon at the Antarctic Circle, shine vertically overhead at noon on the equator, shines vertically overhead the Tropic of Capricorn. अच्छा, सबसे पहले तो ये जो शाइन वर्टिकली है, ये ओवरहेड होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, 23.5 डिग्री नॉर्थ पर। ठीक है, जिसको हम हिंदी में कर्क रेखा भी कहते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो गई। ठीक है जी। अच्छा, अब ये समझो कि 21 जून को पूरा, मतलब कितना सूरज छिपता ही नहीं है। ठीक है, पूरा दिन रात रहता है, मतलब पूरा दिन रहता है, 24 घंटे दिन रहता है। वो कौन सी होगा? नदर्न हेमिस्फीयर में होगा, सदर्न हेमिस्फीयर में? दैट इज इन द नदर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर में किस दिन होगा? ये होगा 22 दिसंबर को। ठीक है जी, जब आपका जो है अंटार्कटिक सर्कल पे होगा। तो आंसर क्या है? आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि धरती टिल्टेड है, ऐसे टिल्टेड है। ये थोड़ा वो बन गया, चलो समझने के लिए समझो। यहां पर जो है सनरेज, ठीक है, यहां पर हम कहते हैं इक्वेटर है, सनरेज डायरेक्टली ओवरहेड है यहां पर। ठीक है, सनरेज यहां पर, सनरेज, इसको मैं थोड़ा सा, ठीक है, सनरेज जो है, अगर ये है, ये सनरेज यहां पर ऐसे टच करके चली जा रही है। ठीक है, तो ये अगर है, ये टिल्टेड है ऐसे, तो ये है 66.5 डिग्री नॉर्थ। तो यहां पर सी ये टच करके चली जा रही है। तो यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है? सूरज ढल ही नहीं रहा पूरे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आर्कटिक सर्कल डज नॉट बिलो सेट बिलो द हॉरिजन ऑफ, ठीक है, एट द आर्कटिक सर्कल। ठीक है जी, समर सॉलिस्टिस कहा जाता है। सन रिमेन्स अबव द हॉरिजन फॉर 24 आवर्स एट द आर्कटिक सर्कल रिजल्टिंग इन मिडनाइट सन। ठीक है, इसीलिए वो मिडनाइट सन भी की भी कहानी हम कहते हैं। अंटार्कटिक सर्कल में इस दिन क्या होगा? 24 घंटे की रात होगी। ठीक है जी, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो डायरेक्टली ओवरहेड होगा सन। ठीक,
ठीक है, चलिए तो ये वाला जो टाइम पीरियड है, Which one of the following group of plants was domesticated in the New World and introduced in the Old World? न्यू वर्ल्ड किसको कहा जाता है? अमेरिकाज को, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। कौन सी क्रॉप्स है जो वहां से लाकर अफ्रीका में, एशिया में, यूरोप में लाई गई? ठीक है, तो दो बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं जो पता होनी चाहिए, वैसे तीन है इसमें, टोबैको, कोकोआ, रबर। ठीक है जी, देन आपका टोबैको, कॉटन, रबर, कॉटन, कॉफी, शुगर केन, रबर, कॉफी, वीट। देखो चॉकलेट, ठीक है, चॉकलेट ये ट्रॉपिकल कंट्रीज वाली जो क्रॉप्स हैं, ठीक है, सो दैट इज द टोबैको, कोकोआ एंड द रबर। अगर आप टबैको के बारे में पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं मुगल्स के समय पर भी, मुगल्स के समय पर, जहांगीर के समय पर ये जो क्रॉप आई, और शुरुआत में बहुत ज्यादा, एनसीईआरटी में आपका एक मेंशन भी है 12th क्लास की जो हिस्ट्री थीम वाला, थीम 1, थीम 2, थीम 3, उसमें जो मुगल्स, और आप तो खैर हटा दिया, वो वाला चैप्टर में मेंशन भी किया हुआ है कि उस पर बैन लगाया गया था क्योंकि बहुत तेजी से उसकी प्रोडक्शन बढ़ने लगी। ठीक है, तो चॉकलेट देन रबर, तो आंसर क्या है आपका? ए। ठीक है, आंसर है आपका ए। refers to Americas and the old America, Europe, Asia, Africa. So tobacco, cocoa, rubber were native to Americas, introduced to the Europe and Asia after Columbian exchange. और जो है इन प्लांट एक्सचेंज ने पूरी दुनिया की एग्रीकल्चर इकोनॉमी और जो है क्यूजीन्स को बहुत ज्यादा प्रभावित किया। आपको जान के हैरानी होगी, मैक्सिको में आप जब जाते हैं तो जो कहते हैं ना बेस ग्रेवी है, बेस ग्रेवी मतलब जैसे हम कहते हैं प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, इसका हम पेस्ट बनाते हैं, उसमें फिर फर्दर अपनी सब्जियां डालते हैं, वहां पर आपको चॉकलेट की ग्रेवी मिलती है क्योंकि चॉकलेट बहुत ज्यादा होता है और वहां उस तरीके से जो है उसकी ग्रेवी बनती है। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एशियाटिक लॉइन इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, गिर फॉरेस्ट। ठीक है, जो एशियाटिक लॉयंस हैं। डबल हम्ड कैमल इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। ओके, वन हॉर्न डायनासोर इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये आपका सही है। ठीक है जी, डबल हम्ड में अभी आपको दिखा देता हूं कहां कौन कौन से कंट्रीज में है, तो आंसर क्या है आपका? वन ओनली। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, स्पेसिफिकली आपको पता होना चाहिए। गिर फॉरेस्ट, डबल हम्प्ड कैमल लद्दाख में, बट ऑल्सो फाउंड इन सेंट्रल एशिया एंड मंगोलिया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में मिलता है। वन हॉर्न डायनासोर वेरी फेमस, ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क, बट उसके अलावा नेपाल और भूटान में भी आपको देखने को मिलता है। तो ये है आपका डबल हम्प्ड। ठीक है, दो देख रहे हो ना, दो हम्प। ठीक है, और ये हो गया एक सींग वाला गेंडा। ठीक है, चलिए, इन द कंटेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डू सम साइंटिस्ट सजेस्ट दैट यूज ऑफ सीरस क्लाउड्स, जिसको हम फेदरी क्लाउड्स कहते हैं, है ना, फेदरी क्लाउड्स बहुत हाई क्लाउड्स होते हैं। ठीक है, तीन तरीके के क्लाउड होते हैं, लो, मिडल, हाई। एक स्ट्रेटस क्लाउड होते हैं, स्ट्रेट, क्यूमुलस होते हैं। कौन से? ये वाले। ठीक है, घुंघराले बाल जिसके होते हैं, कॉटन हीप लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये फेदरी लाइक अपीयरेंस होता है। निम्बस को मैंने हमेशा बोलता हूँ नींबू की तरह निचोड़ो तो बहुत रस होता है, बहुत बारिश होती है। एक क्यूमुलो निम्बस होते हैं जो ट्रॉपिकल साइक्लोन में होते हैं। सारे हो गए। ऑल्टो, ऑल्टो मतलब मिडल, ऑल्टो गाड़ी किसके लिए? मिडिल क्लास के लिए है, तो ऑल्टो मिडल क्लाउड्स हो गए। सारे मैंने आपको क्लाउड्स बता दिए। अच्छा, अब बात है कि कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि भाई यूज ऑफ सीरस क्लाउड्स, थिनिंग, मतलब सीरस क्लाउड्स को थिन कर दिया जाए, एंड द इंजेक्शन ऑफ सल्फेट एरोसोल्स इनटू द स्ट्रेटोस्फियर। ये क्या है? ये आर्टिफिशियल रेन के लिए है, ये फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को कम करना है, रिड्यूसिंग द एडवर्स इफेक्ट ऑफ सोलर विंड ऑन द अर्थ, रिड्यूसिंग द ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग की वन ऑफ द टेक्निक है ये। ठीक है, ताकि जो हीट है वो ट्रैप ना हो, दैट वाज द आइडिया। इसको जियो इंजीनियरिंग टेक्निक्स कहते हैं। मैं अभी आपको सारी टेक्निक्स बताता हूं। टू रिड्यूस ग्लोबल टेम्परेचर, सीरस क्लाउड थिनिंग अलाउ मोर लॉन्ग वेव रेडिएशन टू एस्केप। तो जो धरती से आपकी लॉन्ग वेव रेडिएशन, देखो शॉर्ट वेव रेडिएशन आती हैं सन से, धरती लॉन्ग वेव रेडिएशन, और ये लॉन्ग वेव रेडिएशन को ग्रीन हाउस गैसेस बाहर नहीं जाने देती, ट्रैप कर लेते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ट्रैपिंग ऑफ हीट। ठीक है, एग्जैक्टली व्हाट हैपन इन द ग्लास हाउस। सो एग्जैक्टली हम नहीं चाहते हैं कि ये ट्रैप हो, ये हीट, ये जो मतलब जो लॉन्ग वेव रेडिएशन है चली जाए बाहर, तो जिससे ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगा। तो दिस इज वन ऑफ द सॉल्यूशन। देन इज सल्फर सल्फेट एरोसोल इंजेक्शन मिमिक्स वॉल्केनिक इरप्शन दैट रिफ्लेक्ट द सोलर रेडिएशन। अब ये क्या है? जैसे वॉल्केनिक इरप्शन में बहुत सारी सिर्फ लावा नहीं निकलता है, मैग्मा सरफेस के नीचे, लावा ऊपर, जो उसमें बहुत सारी गैसेस भी होती हैं, तो गैसियस क्लाउड बनता है। ठीक है, तो वो रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है,
सो दैट इज द रिड्यूसिंग द ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, अब जैसे कि इंक्रीज रिफ्लेक्टिविटी फ्रॉम लो क्लाउड्स बाय स्प्रेइंग सी सॉल्ट्स इनटू देम। ठीक है, सी सॉल्ट्स डाले आपने, ठीक है, तो जो सनरेज हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाए। ठीक है, दूसरा है ओशन फर्टिलाइजेशन, इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन ऑफ कार्बन एब्जॉर्बिंग प्लैंक्टन्स। ठीक है, तो कार्बन एब्जॉर्ब हो जाए जो समुद्र में। ठीक है, इंक्रीज रिफ्लेक्टिविटी फ्रॉम द ओशन। ठीक है, माइक्रो बबल्स हैं वो रिफ्लेक्टिविटी को बढ़ाएंगे, मतलब ज्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब ना हो। ठीक है, बायोमास एनर्जी विद कैप्चर एंड स्टोरेज, बायोमास को यूज करना एनर्जी के लिए और कैप्चरिंग द कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, उसको नीचे कहते हैं ना, पुट इट अंडर द कारपेट, सिंपल कहें तो। एंड थिनिंग हाई क्लाउड्स एक्ट एज अ ब्लैंकेट रिटेनिंग हीट, इंक्रीज रिफ्लेक्टिविटी ऑफ क्रॉप्स, तो बहुत ज्यादा सनलाइट जो है रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाए, इसीलिए हम छतों को व्हाइट कलर का पेंट करते हैं। ठीक है, एल्बीडो, एल्बीडो को बढ़ाने के लिए, अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड बैक विदाउट गेटिंग एब्जॉर्ब्ड। ओके, एफॉरेस्टेशन, इंक्रीज रिफ्लेक्टिविटी फ्रॉम एरोसोल्स पम्प्ड इनटू द एटमॉस्फेयर इन द स्ट्रेटोस्फेयर, दैट वी हैव जस्ट डिस्कस्ड इन द क्वेश्चन। देन आपका इंक्रीज रिफ्लेक्टिविटी फ्रॉम द डेजर्ट्स यूजिंग हाईली रिफ्लेक्टिव मटेरियल। और कुछ कुछ चीजें ये भी थी कि मिरर्स लगा दिए जाए स्पेस में ताकि रिफ्लेक्ट हो जाए। ठीक है, सनलाइट पहुंचे ना अब ज्यादा। ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉसिबल सॉल्यूशन जियो इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस में ये सारी चीजें आती है। ठीक है, ओके, इन द कंटेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टर्म्स पायरोलाइसिस एंड प्लाज्मा गैसिफिकेशन मेंशन्ड? एक्सट्रैक्शन ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स, नेचुरल गैस एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी, हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड ऑटोमोबाइल, वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजीज। देखो, पायरोलाइसिस क्या करता है, जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और लिमिटेड ऑक्सीजन की में जो है, लिमिटेड ऑक्सीजन में या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में उस वेस्ट को कन्वर्ट करता है यूजफुल प्रोडक्ट्स में। सो दिस इज अ वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजी। सिमिलरली इन द प्लाज्मा गैसिफिकेशन, जनरली हम कहते हैं ना सॉलिड लिक्विड गैस, फिर हम कहते हैं नहीं दो चीजें और हैं, बोस कंडेंसेट, है ना, जो मतलब आप सॉलिड को और ज्यादा ठंडा कर दोगे। ठीक है, और एक होता है जो है प्लाज्मा। ठीक है, गैस में जब और ज्यादा उसमें टेम्परेचर होता है, आपस में टकराने लगते हैं, दैट लीड्स टू प्लाज्मा, तो दैट इज प्लाज्मा गैसिफिकेशन। दिस इज वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजी। ठीक है, सो डीकंपोजिशन ऑफ वेस्ट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस गैस ऑयल चार। प्लाज्मा गैसिफिकेशन में क्या है, प्लाज्मा टॉर्चेस को यूज करना टू कन्वर्ट ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू सिन गैस। ठीक है जी, ये क्या है, ये इमर्जिंग मेथड्स हैं। एनर्जी जो भी म्युनिसिपल और इंडस्ट्रियल वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे जो है हेल्पिंग इन सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट। ये देखो, ये जैसे ये पायरोलिसिस प्लांट है, कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देता है। ठीक है, एंड दिस इज द प्लाज्मा गैसिफिकेशन। ठीक है, तो ये आप रिएक्टर गैसिफायर दैट कंटेन्स कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, टॉर्चेस क्रिएट व्हेन स्ट्रॉन्ग करंट जम्स। ठीक है, तो उसमें जो है बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे तो प्लाज्मा एंड ये जो है आपका सिन गैस बनती है। कंपैरेटिवली क्लीनर फ्यूल है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन द अगस्थामाला बायोस्फीयर रिजर्व? सो अगेन अ वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन, क्योंकि ये बना था उस समय पर, तो एक काइंड ऑफ करंट अफेयर का क्वेश्चन है। वी आर ट्राइंग टू कवर दोस क्वेश्चंस ऑल्सो जो उस समय पर करंट अफेयर्स के थे, बट आज के समय पर हम उनको जनरल क्वेश्चंस ले रहे हैं। द आइडिया इज टू कवर मैक्सिमम क्वेश्चंस। ठीक है, सो नेयार, पेपरा, शेंदुरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कालाकाड, मधुनथरई टाइगर रिजर्व, ओके, मधुमलाई, सत्यमंगलम, वायनाड। ठीक है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क नहीं है इसमें। ठीक है, देन आपका कौंदिन्या, कुंदला, ब्रह्मेश्वर, पापीगोंडा, मुहूर्ता नहीं, ये भी नहीं है। ठीक है, श्रीसालम, देखा नागार्जुन श्रीसालम टाइगर रिजर्व कहां पर है, दैट इज इन आंध्र प्रदेश। अगस्ता मलाई केरल, मलाई खानी है तो आकर मिल। ठीक है, वरना करेला मिलेगा। ठीक है, तमिलनाडु और केरल वाला जो रीजन है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं पेपर में। देखो टफ क्वेश्चन है ये, दिस इज डेफिनेटली अ टफ क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे हो सकते हैं आपको लगे यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। तो आप इवेल्युएट करने की कोशिश करो कि कौन सी चीज मतलब इलिमिनेट हो सकती है, इलिमिनेट करने की कोशिश करो। So Gassamalai Biosphere Reserve, part of Western Ghats, designated UNESCO Biosphere Reserve in 2016. It spans the southern part of Kerala and Tamil Nadu. And इसमें नयार, पेपरा, शेदुनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन केरला एंड कलाकाड, मधुनथरई टाइगर रिजर्व इन तमिलनाडु। ठीक है, किसके नाम से है? अगस्ता मलाई जो पीक है, ठीक है, जो इकोलॉजिकली काफी सिग्निफिकेंट है। ये देख लीजिए, ये शेंदुरनी, पेपरा, नयार,
ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगस्थमला, ठीक है, तो ये हो गया आपका ये जगह, ठीक है। चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सम स्पीशीज ऑफ टर्टल्स आर हर्बीवोर्स, टर्टल की स्पीशीज हर्बीवोर्स, ओके, सम स्पीशीज ऑफ फिश आर हर्बीवोर्स, सम स्पीशीज ऑफ मेरीन मैमल्स आर हर्बीवोर्स। ये मेरीन मैमल्स में तो इफ यू रिमेंबर हमने डिस्कस किया था सी काउ, सी काउ किसको कहते हैं, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी में। एनीवेज, सम स्पीशीज ऑफ स्नेक्स आर विवीपैरस, ये विवीपैरस क्या होता है, लेइंग एग्स, एग्स को ले कर रहे हैं या फिर जो है डायरेक्टली यंग वंस को जन्म दे रहे हैं। सो ये आंसर है आपका डी 1 2 3 4। सो ग्रीन सी टर्टल्स ईट ओनली सी ग्रास, एल्गी एज एडल्ट्स, ठीक है, बोस वाइपर्स गिव बर्थ टू लाइव यंग, ठीक है। सो सम स्नेक्स आर विविपेरस एंड सम फिश आर हर्बीवोर्स, पैरट फिश, सर्जन फिश फीड ऑन एक्वेटिक प्लांट्स एंड एल्गी, तो ये हर्बीवोर्स हैं। सम मेरीन एनिमल्स, ड्यूगोंग, ड्यूगोंग जिसको सी काउ कहा जाता है, ठीक है, and they also feed on the seagrass only, ठीक है जी। okay, which of the following pairs above are correctly matched, blue finned mahseer Kaveri river, Irrawaddy dolphin चंबल रिवर, रस्टी स्पॉटेड कैट ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। तो ये जो आपका ब्लू फिन्ड महसीर है, ठीक है, ये आपका कावेरी रिवर के लिए काफी स्पेसिफिक है, मतलब फेमस ही इसीलिए है। वैसे महसीर आपको अगर आप देखोगे तो जो बंगाल साइड में भी मिलता है, बट दिस इज स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट ब्लू फिन महसीर। और इरावदी डॉल्फिन नहीं, चंबल रिवर नहीं है, ठीक है जी। रस्टेड स्पॉटेड कैट ईस्टर्न घाट, तो आंसर है इसका सी, ठीक है, सी 1 and 3। सो कावेरी रिवर क्रिटिकली इंडेंजर्ड फिश नेटिव टू कावेरी बेसिन, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। इरावदी चंबल रिवर में नहीं है, फाउंड इन चिलिका लेक एंड सुंदरबंस, ठीक है, फाउंड इन सुंदरबंस एंड दिस। चंबल इज होम टू Gangetic dolphins. Okay, so rusty spotted cat, ठीक है, smallest, one of the smallest wild cat found in the eastern Ghats, ठीक है। तो ये आपका ब्लू फिन मैसीर, इरावदी डॉल्फिन, ये आप देख सकते हैं। एंड दिस इज द रस्टी स्पॉटेड कैट, छोटा सा क्यूट। ओके, व्हाई इज देयर अ ग्रेट कंसर्न अबाउट माइक्रोबीट्स that are released into the environment? They are considered microbeads. आपने टूथ ब्रश यूज किया, आपने वो ईयर में से जो वैक्स निकालने का, ईयरबड्स जिसको बोलते हैं, वो ऐसे छोटी छोटी चीजें हैं बहुत सारा, वो सारी चीजें कहां जा रही हैं, वो सारी चीजें जा रही हैं ओशंस में, ठीक है, released into the environment. They considered harmful for the to the marine ecosystem. They are considered to cause skin cancer in children. They are small enough to be absorbed by the crop plants in irrigated fields, uh, often used as a food adulterants. So marine ecosystem को नुकसान पहुंचा रही हैं। So tiny plastic particles used in cosmetics and toothpaste, ठीक है। तो ये जो कुछ कुछ टाइनी प्लास्टिक पार्टिकल्स हैं यूज होते हैं आपका कॉस्मेटिक्स में, टूथपेस्ट में, ठीक है, और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, ऑफन एंड अप इन ओशियन, इंस्टेड दे आर इंजेस्टेड बाय मेरीन एनिमल्स। वही जो हमने एक आई थिंक एक सेशन में माइक्रोप्लास्टिक्स को लेकर डिस्कशन किया था। माइक्रोप्लास्टिक्स इज कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग इन द ह्यूमन बॉडी, नाउ इट इज बीइंग लाइक सीन के माइक्रोप्लास्टिक्स जो हैं वो मदर फीड से बच्चे को जा रहे हैं, मदर मिल्क से बेबी को जो है माइक्रोप्लास्टिक्स हो रहे हैं। दुनिया में कई जगह ये स्टडी देखने को मिली है, ठीक है। सो माइक्रोबीट्स, टाइनी प्लास्टिक पार्टिकल्स यूज्ड इन पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स लाइक फेस स्क्रब्स, टूथपेस्ट पोज अ सिग्निफिकेंट एनवायरमेंट कंसर्न बिकॉज दे आर रिलीज इनटू वाटरवेज, फिर वो इवेंचुअली वो साफ भी नहीं हो रहे हैं, बहुत स्मॉल अमाउंट में, दे आर टू स्मॉल टू बी इफेक्टिवली फिल्टर्ड आउट बाय द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लीडिंग टू देयर एक्यूमुलेशन इन रिवर्स, लेक्स एंड ओशन, ठीक है। ये इकोसिस्टम को डिसरप्ट करते हैं, मेरीन ऑर्गेनिजम्स को हार्म करते हैं। Okay, recently there was a growing awareness in our country about the importance of Himalayan nettle because it is found to be a sustainable source of anti-malarial drug, biodiesel, pulp for paper industry, textile fiber. ठीक है, एक ग्रोइंग अवेयरनेस है अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालयन नेटल। क्यों? क्योंकि ये किस चीज का सोर्स है, मैं शो करूंगा तो आपको डायग्राम से और क्लियर होगा। सो इट इज द टेक्सटाइल फाइबर, ठीक है, इट इज कंसिडर्ड टू बी अ लाइक बेटर ऑल्टरनेटिव फॉर नायलन एंड पॉलिएस्टर, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं ये,
ठीक है, इससे बनता है। सो फाउंड इन हिमालयन रीजन, उत्तराखंड, सिक्किम, नेपाल। सो स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबल नेचुरल फाइबर ट्रेडिशनली नाउ एक्सप्लोर्ड फॉर इको फ्रेंडली टेक्सटाइल्स। तो इसको मतलब इसका जो साइंटिफिक नेम है आप देख सकते हैं, डिस्पेरिनल्स, एक हब है नेटिव टू हिमालयन रीजन, नोन फॉर स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबल बायोडिग्रेडेबल फाइबर्स। और ये एक सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव है टू नायलॉन और पॉलिएस्टर, जो कि सिंथेटिक फाइबर्स हैं। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर टू द टोटल एरिया ऑफ द स्टेट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर। परसेंटेज टर्म में सबसे ज्यादा, अब आप लॉजिकली सोचो कि इनमें अगर मेरे को नहीं पता, मैं मतलब आई एम जस्ट थिंकिंग कि आप पेपर में बैठे हैं, आपको क्वेश्चन समझ आ गया, बट यू आर नॉट एबल टू फिगर इट आउट कि क्या ये ऑप्शन कौन सा है इसमें से। अच्छा, अब आप ये समझो कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, दो, मध्य प्रदेश में हम कहते हैं कि 20% ट्राइबल्स हैं, सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है, बट मध्य प्रदेश का बहुत एरिया प्लेन इलाका है, और मतलब फॉरेस्टेड एरिया नहीं है। ठीक है, ओवरऑल सबसे ज्यादा है मध्य प्रदेश का, बट परसेंटेज वाइज पूछा है। तो अगर मैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कंपेयर करूं तो डेफिनेटली छत्तीसगढ़ आगे आएगा। सिमिलरली महाराष्ट्र और उड़ीसा को कंपेयर करूं तो उड़ीसा आगे आएगा। ठीक है, फॉरेस्ट कवर में। तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जो है ये आपका यहां पर ये दिखाई भी दे रहा है। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो परसेंटेज वाइज आपका आता है वो आता है छत्तीसगढ़। ठीक है, तो छत्तीसगढ़, ये दो ऑप्शन बची, फिर देन आपका उड़ीसा। ठीक है, फिर आपका आता है कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में ज्यादा बेटर ऑप्शन कौन सी है? मध्य प्रदेश, ज्यादा फॉरेस्ट होने के चांसेस हैं। तो फिर आपका 3-2-4-1। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, 3-2-4-1। मतलब पेपर में स्टेप वाइज आप कैसे इलिमिनेट कर सकते हो, अगर आपको स्पेसिफिकली पता है, वेल एंड गुड। ठीक है, छत्तीसगढ़, ठीक है, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र का एक सर्टन एरिया ही है जो बॉर्डरिंग है, मतलब जो विदर्भा वाला रीजन है। अदरवाइज तो कुछ एरिया में तो हम कहते हैं कि जी सूखा पड़ा रहता है। ठीक है, खानदेश, ठीक है, और जो कोंकण में तो ठीक है, बट वेस्टर्न घाट्स हैं, बट द खानदेश वाला एरिया। Which of the following statements are correct about the deposits of मिथेन हाइड्रेट? ठीक है, कौन सा कथन सही है मिथेन हाइड्रेट को लेकर? ग्लोबल वार्मिंग माइट ट्रिगर द रिलीज ऑफ मिथेन गैस फ्रॉम दिस डिपॉजिट्स। देखो, ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है, बहुत सारे जो इस तरीके के चीजें हैं जो आइस शेल्फ्स के नीचे थे वो एक्सपोज हो रहे हैं, एंड दैट इज लीडिंग टू द प्रॉब्लम। Large deposits of methane hydrate are found in the Arctic tundra under the sea floor. बहुत सारे डिपॉजिट्स हैं मिथेन हाइड्रेट के जो कहां पर पाए जाते हैं? आर्कटिक टुंड्रा में, अंडर द सी फ्लोर। यस, ठीक है। मिथेन इन एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइजेस टू कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर डिकेड और 2। और मिथेन का जो पीरियड है एटमॉस्फेयर में रहने का वो लगभग इतना है, बिल्कुल ठीक है, ये लगभग 12-13 साल जो है वो एटमॉस्फेयर में रहता है। और इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कार्बन डाइऑक्साइड से लगभग 25 से 30 गुना है। ठीक है, तो ये भी सही है और ये भी सही है। आंसर है आपका, तीनों ही स्टेटमेंट सही है यहाँ पर। ठीक है, कैन मेल्ट हाइड्रेट डिपॉजिट्स रिलीजिंग मिथेन। ठीक है, ये आपका सो ऑक्सीडाइजेशन टू कार्बन डाइऑक्साइड ये है, ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है ऐसे। ठीक है, सो हाइड्रेट माउंट्स ऑफ सी फ्लोर, मिथेन हाइड्रेट डिपॉजिट्स बिलो सी फ्लोर, आर्कटिक मिथेन हाइड्रेट डिपॉजिट्स अबव एंड बिलो द लिमिट ऑफ परमाफ्रॉस्ट। तो ये सारा धीरे धीरे एक्सपोज हो रहा है। Which of the following are released into the atmosphere due to the burning of crop biomass residue? कौन कौन सी गैसेज जो है रिलीज होती हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में बहुत लोगों को पता है, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड भी हम पढ़ते हैं कि सल्फर है। अब मिथेन और जो है ओजोन है या नहीं, क्योंकि इसमें 1 और 4 ऑप्शन भी है, बट आंसर है आपका 1, 2, 3, 4। क्यों है देख लेते हैं। देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से, मिथेन होता है फ्रॉम द एनारोबिक बर्निंग, मतलब ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। ठीक है जी। ओजोन है आपका सेकेंडरी इन एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन है। ठीक है, वो आपका मिलकर जो है ओजोन बना रहा है, O2+O। ठीक है, लीडिंग टू ओजोन। सल्फर डाइऑक्साइड एक बायोमास कंटेन्स सल्फर। ठीक है, तो चारों चीजें हैं, आंसर इज टी।
विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? एड्रियाटिक सी अल्बानिया, ब्लैक सी क्रोशिया, कैस्पियन सी कजाकिस्तान, मेडिटेरेनियन सी मोरक्को, रेड सी सीरिया। अब रेड सी अगर आपने लाल सागर देखा है, सीरिया काफी ऊपर आता है, इजराइल के भी नॉर्थ में, है ना, और मेडिटेरेनियन सी है, तो ये क्रॉस। अब देखो इसमें ना ऐसे क्वेश्चन में एक ऑप्शन, जो भी ऑप्शन आपको कंफर्म पता है पहले उसको क्रॉस करो या टिक करो, मतलब अगर हो सकता है आपको बताओ ये कंफर्म है या नहीं है। जैसे मैंने जैसे कहा कि इसमें ये नहीं है, तो ये दो ऑप्शन सीधा कट गई। अब आपका बचा 1 2 4 1 3 4। अच्छा, मेडिटेरेनियन सी मोरक्को है जी, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। एड्रियाटिक सी अल्बानिया, अच्छा ब्लैक सी क्रोशिया, ठीक है, ब्लैक सी की एक हमने ट्रिक पढ़ी थी, टी एंड बर्गर, ठीक है, टी एंड बर्गर। अब इसमें कहीं भी क्रोशिया है ही नहीं है, क्रॉस। और कैस्पियन सी की ट्रिक है तारीख, तारीख पे तारीख, है ना, तारीख पे तारीख, तो ये आपका सही हो गया। तो 1 3 4, 1 3 4। मैं आपको इसकी सबकी ट्रिक बताता हूं, ठीक है। एड्रियाटिक सी अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट, ठीक है, क्रोशिया डज नॉट बॉर्डर द ब्लैक सी, इट बॉर्डर्स एड्रियाटिक सी, ठीक है। एक एक करके हम देख लेते हैं कंट्रीज दैट बॉर्डर द मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी की एशियन वाला पार्ट जो है निमोनिक है, सिलसी, ठीक है, या सिसली भी बोल सकते हो, सिसली, ठीक है। तो सीरिया, इजराइल, लेबनान, साइप्रस, ठीक है। और अफ्रीकन पार्ट का है मेटल, सो मोरक्को, इजिप्ट, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, लीबिया, ठीक है, मेटल। और यूरोपियन पार्ट का बॉस की सस्ती मोमो इन ग्रीस एंड फ्रांस, ठीक है, बॉस सस्ती मोमो खा रहा है फ्रांस में और ग्रीस में, ऐसे याद रख सकते हो। बॉस्निया, स्पेन, ठीक है, फिर ये हो गया आपका अल्बानिया, स्लोवानिया एंड, ठीक है जी, ये हो गया आपका। देन तुर्की, इटली, मॉन्टीनेग्रो, मोनाको, ग्रीस, फ्रांस। ये इतना डिटेल में नहीं जाएगा, बट आपको थोड़ा इसमें ध्यान रखना है कि ये जो है यूरोप की कंट्रीज हैं। एड्रियाटिक सी, एमबीए एड्रियाटिक ने आईसीएस एग्जाम पास किया, या मतलब एड्रियाटिक सी में ऐसे याद रख सकते हो कि एमबीए व्यक्ति था, उसने जो है, ए से आप अभिषेक, अनुज, कोई भी जो ए से नाम है बहुत सारे, अंशिका, अदिति, सो एमबीए किया हुआ है उसने और आईसीएस का एग्जाम पास करके। पहले आईएएस आईसीएस होता था, सिविल सर्विसेज, इंडियन सिविल सर्विसेज। सो एम से एमबीए, बी से बॉस्निया, ए से अल्बानिया, ये रहा आपका एड्रियाटिक सी, ठीक है। आई से इटली और सी से होगा क्रोशिया और स्लोवानिया, ठीक है जी। देन आपका ब्लैक सी का ट्रिक है टी एंड बर्गर, टी से हो गया तुर्की, बी से बुल्गारिया, फिर यूक्रेन, आर से रशिया, जी से जॉर्जिया, ई कुछ नहीं है, आर से रोमानिया, ठीक है। और तारीख तुर्कमेनिस्तान, ए से अजरबैजान, आर से रशिया, आई से ईरान, के से कजाकिस्तान, ठीक है जी। तो ये बहुत सारी ट्रिक्स हैं, इनको आप पॉज करके नोट कर सकते हो अपनी कॉपी पे, और इसको ध्यान में रखना, ये आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेगी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द पेयर गिवन अबव, अबव, ठीक है, आर करेक्टली मैच्ड? सो ये आपका दिया हुआ है, ठीक है, गिवन बिलो आ जाएगा इसमें। बंदरपूंछ, यमुना, बाराशिगरी, चेनाब, ठीक, ग्लेशियर्स के नाम दिए हैं, मिलाम, मंदाकिनी, सियाचिन, नुब्रा, जेमू, मानस, ठीक है। तो करेक्टली मैच्ड कौन से हैं? देखो सबसे पहले तो ये सियाचिन ग्लेशियर नुब्रा रिवर के लिए बड़ा फेमस है, नुब्रा वैली बड़ी फेमस है, ठीक है। तो अगर 4 है ऑप्शन में, तो सबसे पहले तो ये दो क्रॉस हो गए, ठीक है। तो 1 बंदरपूंछ, यमुना, ठीक है। एंड फिर आपका जो बाराशिगरी, चिनाब, मिलाम, मंदाकिनी, तो ये मिलाम मंदाकिनी वाला नहीं है, बाराशिगरी, चिनाब। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1 2 4। टफ है, आई वुड से, मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन है। यमुनोत्री ग्लेशियर, ठीक है, वन ऑफ द यमुनोत्री ग्लेशियर, सोर्स ऑफ यमुना रिवर। बाराशिगरी लोकेटेड इन लाहौल, हिमाचल प्रदेश, लाहौल एंड स्पीति, है ना। सो हिमाचल feed into Chenab basin. Milam Mandakini, Milam glacier feeds the Gauri Ganga river, not the Mandakini. Okay, Siachen lies in the Karakoram, feeds the Nubra river, tributary of Shyok, ठीक है। और जेमू जो है is in Sikkim, feeds the Teesta river, Teesta river, ठीक है, not the Manas. Okay, in India the use of carbofuran, methyl parathion, फॉरेट, ट्राइजोफियस जो है, जो इज व्यूड विद एप्रीहेंशन, क्यों? ये केमिकल्स क्या हैं? आर यूज्ड एज पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर, प्रिजर्वेटिव्स इन प्रोसेस्ड फूड, फ्रूट राइपनिंग एजेंट्स, मॉइस्चरिंग एजेंट्स इन कॉस्मेटिक्स, ठीक है।
कहां पर ये यूज किए जाते हैं? ये आपका पेस्टिसाइड्स के रूप में यूज किए जाते हैं। कंट्रोल पेस्ट इन क्रॉप्स लाइक चावल, जो मक्का है, वेजिटेबल्स हैं, ये हाईली हजार्डियस हैं एज पर द WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, दे आर बैंड और रिस्ट्रिक्टेड ड्यू टू टॉक्सिक इफेक्ट्स। ठीक है, सो दीज आर द पेस्टिसाइड्स। Under the Ramsar Convention, it is mandatory on the part of the government of India to protect and conserve all wetlands in the territory of India. Not all wetlands. It is the Ramsar wetland sites. Ramsar wetlands. ठीक है, so extreme statement, avoid extreme statements. It is not always कि extreme statement हमेशा ही गलत या सही होगी, but be cautious. Wetland Conservation and Management Rules 2010 were framed by the Government of India based on the recommendation of Ramsar Convention. ठीक है, जो wetlands हैं, कंजर्वेशन मैनेजमेंट रूल्स जो 2010 है वो फ्रेम किए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ रामसर कन्वेंशन। अच्छा, पहला जब स्टेटमेंट मेरा गलत है तो ये गलत हो गया। ठीक है, द वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट रूल्स ऑल्सो इनकम्पास द ड्रेनेज एरिया, कैचमेंट एरिया, ये आपका सही है। सेकेंड स्टेटमेंट जो फ्रेम किए गए हैं बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रामसर कन्वेंशन, ठीक है, ये आपका सही नहीं है। ठीक है, पहला तो मैंने आपको बता दिया, जो है सिर्फ रामसर डेजिग्नेटेड वन वर नॉट डायरेक्टली फ्रेम्ड बेस्ड ऑन द रामसर कन्वेंशन बट अलाइंड विद इट। ठीक है, उस पर बेस्ड नहीं है पर उसके साथ अलाइंड है। ठीक है, यूपीएससी शब्दों में बहुत हेर फेर कई बार करता है। ठीक है, तो आंसर इज 3 ओनली। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एग्रीकल्चरल सॉइल रिलीज नाइट्रोजन ऑक्साइड्स इनटू द एनवायरमेंट। एग्रीकल्चरल जो सॉइल होता है वो आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज करता है एनवायरमेंट में। कैटल रिलीजेस अमोनिया, कई बार कहा भी जाता है ना कि जो वेस्ट होता है उसमें अमोनिया होता है कैटल वेस्ट में। पोल्ट्री इंडस्ट्री रिलीजेस रिएक्टिव नाइट्रोजन कंपाउंड्स इनटू द एनवायरमेंट। ठीक है, रिएक्टिव नाइट्रोजन को वो रिलीज करता है। सो ये सही है, तीनों ही स्टेटमेंट यहां पर आपकी सही है। आंसर है आपका डी। ठीक है, सो दीज आर मेडेड फ्रॉम फर्टिलाइज सॉइल एंड मैन्योर एंड बेसिकली जो हम नाइट्रोजन फिक्सेशन की भी बात करते हैं। ठीक है, सो इट रिलीजेस अमोनिया फ्रॉम यूरिन एंड डंग, जैसे मैंने कहा वेस्ट जो कैटल वेस्ट है। पोल्ट्री वेस्ट एमिट्स रिएक्टिव नहीं, रिएक्टिव आना चाहिए था, मैं रिएक्टिव बोल रहा था, रिएक्टिव नाइट्रोजन कंपाउंड लाइक अमोनिया, नाइट्रस ऑक्साइड कंट्रीब्यूटिंग टू एयर एंड वाटर पोल्यूशन। ठीक है, व्हाट इज कॉमन टू द प्लेसेस नोन एज आलियार, ईसापुर एंड कांसाबाती? क्या है इनमें कॉमन, क्या है? रिसेंटली डिस्कवर्ड यूरेनियम डिपॉजिट्स हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं, अंडरग्राउंड केव सिस्टम है, या ये वाटर रेजर्वॉयर्स हैं। ठीक है जी, ये है आपके वाटर रेजर्वॉयर्स। ठीक है, मेजर इरिगेशन रेजर्वॉयर्स आलियार तमिलनाडु में, ईसापुर महाराष्ट्र, कांसाबाती वेस्ट बंगाल, यूज्ड फॉर इरिगेशन ड्रिंकिंग वाटर। अगेन थोड़ा सा ये करंट अफेयर्स में वहां पर उस समय चर्चा में था। ज्योग्राफी एनवायरमेंट इकोलॉजी के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपको उससे रिलेटेड भी मिलेंगे। इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रपोजल्स, इसमें क्वेश्चन ज्योग्राफी एनवायरमेंट इकोलॉजी के पर्टिकुलर इस ईयर की बात करूं, टफ है, ऑन अ टफर साइड है। ठीक है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रपोजल्स, बट अगर आप 2016 के 17 के देखेंगे वो कंपैरेटिवली मॉडरेट लेवल थे, इजी नहीं कहूंगा, मॉडरेट लेवल, ये थोड़ा मॉडरेट टू टफ लेवल है। ओके, यूज ऑफ हाइड्रोजन एनरिच्ड सीएनजी, हाइड्रोजन एनरिच्ड सीएनजी, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में हाइड्रोजन एनरिचमेंट करा है। जैसे हमने पेट्रोल में हम एथेनॉल ब्लेंडिंग कर रहे हैं, एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल की बात कर रहे हैं, वैसे हाइड्रोजन ब्लेंडेड सीएनजी समझ लो इसको। ठीक है, as fuel for buses in public transport, consider the following statement. The main advantage of hydrogen CNG, HCNG, is the elimination of carbon monoxide emissions. अब अगेन एक्सट्रीम स्टेटमेंट, एलिमिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, खत्म हो जाएगा, खत्म नहीं होगा। इवन जो आपको लगता है कि सबसे क्लीन फ्यूल है, उसमें भी वो क्लीन फ्यूल हम ये कहते हैं कि कंपैरेटिवली एमिशंस कम है। मान लो आपके घर में जो एलपीजी है, क्या उसमें एमिशंस नहीं हो रहे? बिल्कुल हो रहे हैं जी, बट हाँ वो कंपैरेटिवली क्लीनर फ्यूल है। ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। तो ऐसा नहीं है कि एलिमिनेट हो जाएगा, अगेन द एक्सट्रीम स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। इट रिड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन एमिशंस। ओके, थोड़ा ठीक लग रहा है, रिड्यूसेस।
इट हाइड्रोजन अप टू 1/5 ऑफ वॉल्यूम, मतलब 20% कैन बी ब्लेंडेड विद सीएनजी एज फ्यूल फॉर बसेस। यस, जैसे हमने 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग की हम बात कर रहे हैं, HCNG मेक्स द फ्यूल लेस एक्सपेंसिव देन सीएनजी। जी नहीं, रादर थोड़ा ज्यादा कॉस्टली है, क्योंकि ये हाइड्रोजन को और सीएनजी को ब्लेंड करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। बट हाँ, इसके पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है, ये चीजें इसके पॉजिटिव इंपैक्ट है। ठीक है, तो ये गलत हो गया, आंसर क्या हो गया आपका 2 और 3। ठीक है जी, ओके। वाई आर ड्यू ड्रॉप्स नॉट फॉर्म्ड ऑन अ क्लाउडी नाइट। ठीक है, ये जो ओस की बूंदें, जैसे कितने गाने बन गए ओस की बूंदें, तो ओस की बूंदें क्यों बनती हैं, बेसिकली खासकर जब सर्दियां होती हैं, ठंड होती है। ठीक है, उस समय पर क्या होता है, बहुत ज्यादा हीट रेडिएट होती है शाम के समय पर। ठीक है, टेम्परेचर एकदम नीचे हो गया तो हीट, हम कहते हैं ना टेम्परेचर इन्वर्जन होता है। ठीक है, टेम्परेचर इन्वर्जन होता है नीचे, जो है आपको देखो, जनरली हम क्या कहते हैं कि जैसे जैसे मैं ऊपर की तरफ जाता हूं टेम्परेचर कम होता है, उसमें हम क्या कहते हैं, जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर इन्वर्जन में। तो हीट ऊपर है, नीचे ठंडा है। ठीक है, तो इतनी ठंड हो गई है कि वो जो वाटर वेपर है वो आपको क्या हो जाएगा, वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, ठंडा हो जाएगा वो, तो उससे वो ड्यू ड्रॉप्स आपको देखने को मिलती हैं। अब अगर क्लाउडी नाइट है तो वो हीट जो ऊपर की तरफ जा रही है वो हीट नहीं जाएगी, हीट रिटेन रह जाएगी। अगर हीट रिटेन रह जाएगी तो क्या हुआ, वो ड्यू जो वाटर वेपर वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो रहा था वो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है। गैस से गैशियस फॉर्म से लिक्विड में कब जाएगी कोई चीज, जब टेम्परेचर कम होगा। ठीक है, जब ठंडा होगा, है ना, ऑब्वियस। Clouds absorb the radiation released from the Earth's surface. Cloud reflects back the Earth's radiation. Earth's surface would have low temperature on cloudy nights. ठीक है जी, cloud deflect the blowing wind to the ground level. So cloud reflect back the Earth radiation. ठीक है, तो वो रेडिएशन को वापस भेज देंगे। ठीक है, clear skies allow the Earth's heat to escape, cooling the surface and enabling dew formation. ठीक है, Environmental Protection Act 1986 empowers the government of India to state the requirement of public participation in the process of environmental protection and the procedure and the manner in which it is sought. जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है 1986, वो इंपावर करता है गवर्नमेंट को किसके लिए, रिक्वायर स्टेट द रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड द प्रोसीजर एंड द मैनर इन विच इट इज सॉट। ओके, लेज डाउन द स्टैंडर्ड फॉर एमिशन और डिस्चार्ज ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। अब देखो, पहले वाले में ना वो पब्लिक पार्टिसिपेशन की बात करता है, ऐसा नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि हाँ इसी तरीके से होगी और करनी ही है। मेन मकसद ये है कि क्विक डिस्पोजल, ठीक है, चीजों का हो। सो ये आपका सही नहीं है। ठीक है, और लेज डाउन द स्टैंडर्ड फॉर डिस्चार्ज इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स, ठीक है, ये आपका सही है। सो एक्ट डज नॉट मेक पब्लिक पार्टिसिपेशन मैंडेटरी, इट इज मोर ऑफ एग्जीक्यूटिव सेंटर इन नेचर। ठीक है, एग्जीक्यूटिव मतलब जो सरकार है उस पर कैसे वो इंप्लीमेंट करती है। सेक्शन 3 and 6 government lay down the standards for emission or discharge of pollutants. Enacted after the Bhopal gas tragedy, it provides a framework for central control of environmental protection. As per the solid waste management rules in India, which of the following statements is correct? Waste generator has to segregate waste into 5 categories. पहली बात तो 5 कैटेगरीज नहीं है, करेक्ट पूछा ना। ठीक है जी, ये 3 कैटेगरीज हैं, अभी हम देखेंगे। रूल्स आर एप्लीकेबल टू नोटिफाइड अर्बन लोकल बॉडीज, नोटिफाइड टाउन्स एंड ऑल इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स ओनली। एक्सट्रीम स्टेटमेंट टू बी अवॉइडेड। क्या रूरल एरियाज में, हमें रूरल एरियाज में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है, या सेमी अर्बन एरियाज में? ठीक है जी, तो ये गलत हो गया आपका। ओके, रूल्स प्रोवाइड फॉर एग्जैक्ट एंड एलेबोरेट क्राइटेरिया for identification of sites or land waste processing facilities. Okay, it is mandatory on the part of waste generator that waste generated in one district cannot be moved to another district. Again extreme statement कि एक डिस्ट्रिक्ट का वेस्ट जो है दूसरे में नहीं जा सकता। इट इज सिंपली कि भाई आप, हो सकता है कि भाई जो वेस्ट जनरेट हो रहा है एक जगह पे, एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, ये इस डिस्ट्रिक्ट के इस एरिया में जो हो रहा है, और एक डिस्ट्रिक्ट यहाँ है, तो इस यहाँ पर एक आपका वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट है। तो रादर देन टेकिंग कि नहीं नहीं एक रूल है एक ही डिस्ट्रिक्ट में लेना है, उसको आप यहां पर है वो वेस्ट, ये पास में है, तो आप ये वाला वेस्ट यहां लेके जाएंगे, यहां लेके जाएंगे। मतलब लॉजिकली सोचो, ये रिजिड रूल, रिजिड है ये, लॉजिकली देखो। आंसर क्या बचा आपका?
सी, exact and elaborate criteria for identification of sites for landfill and waste processing facilities. तो आंसर हो गया आपका सी. Apply to all urban and rural areas, not just notified township. Waste generator must segregate waste into 3 categories: biodegradable, dry, domestic, hazardous waste. Clearly outline the process for identifying landfill and processing sites. ठीक है. ओके, विद रेफरेंस टू कल्टीवेशन ऑफ खरीफ क्रॉप्स. देखो, एक होता है रबी. रबी को मैं बोलता हूं हमेशा रजाई से याद रखो. रजाई किस मौसम में उड़ते हो? सर्दियों में. तो वो विंटर क्रॉप्स हैं. खरीफ जो है आपका काफी काफी पानी चाहिए खरीफ के लिए. क से याद रखना, काफी पानी चाहिए. पानी मतलब मानसून क्रॉप्स है. इन द लास्ट 5 years कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. एरिया अंडर राइस कल्टीवेशन इज द हाईएस्ट. ओके, अब ये फैक्चुअल है थोड़ा सा. एरिया अंडर द कल्टीवेशन ऑफ ज्वार इज मोर देन दैट ऑफ ऑयल सीड्स. देखो, ज्वार पे फोकस है. इट इज अ मिलेट, है ना. ज्वार, बाजरा, रागी, ठीक है, मोटा अनाज जिसको कई बार कहा जाता है. पर इतना नहीं है कि ऑयल सीड्स तो सब के घरों में यूज हो रहा है. ठीक है, हम अराउंड 50% जो हमारी खपत है पूरे इंडिया की, 50% प्रोडक्शन हम इंडिया में करते हैं. तो दिस इज नॉट राइट. मतलब लाइक ज्वार उतना प्रोडक्शन नहीं होता है. ठीक है, वैसे अब थोड़ा सा लॉजिकली देखा जा सकता है, अदरवाइज ये फैक्चुअल है. एरिया ऑफ कॉटन कल्टीवेशन इज मोर देन दैट ऑफ शुगर केन. ठीक है, अगर मेरा सेकंड स्टेटमेंट, वैसे तो एक ही बचा, सेकंड स्टेटमेंट गलत होते ही. एरिया ऑफ कॉटन कल्टीवेशन इज मोर देन दैट ऑफ शुगर केन. ठीक है, एरिया अंडर शुगर केन कल्टीवेशन है स्टेडीली डिक्रीज्ड. नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं है. देखो, ऐसा समझो कि पॉपुलेशन बहुत है, हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है. तो दो लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है कि चीनी कम खानी है, ये वो. बट स्टिल, ठीक है, वैसे ही मीठा देख के बहुत लोग खुश हो जाते हैं. आंसर इज 1 and 3. ठीक है, करेक्ट. राइस इज लार्जेस्ट खरीफ. अच्छा, स्पेसिफिकली खरीफ क्रॉप्स को लेकर कह रहा है. अच्छा, खरीफ क्रॉप्स में मील सबसे पहली क्रॉप ही राइस आती है ना, क्योंकि वो हमारी स्टेपल डाइट है. स्टेपल डाइट का पार्ट है, मतलब बहुत सारी स्टेट्स में स्टेपल डाइट का पार्ट है. तो ठीक है, तो ये हो गया आपका. ऑयल सीड्स कवर मोर एरिया देन ज्वार. कॉटन ऑक्यूपाइज मोर एरिया देन शुगर केन. ठीक है, चलिए. पैडी, मक्का, बाजरा, ज्वार. अमंग द एग्रीकल्चरल कॉमोडिटीज इंपोर्टेड बाय इंडिया, जो हम इंपोर्ट करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स फॉर हाईएस्ट इंपोर्ट्स इन टर्म्स ऑफ वैल्यू इन द लास्ट 5 years. इन जनरल एक क्वेश्चन है कि आयात की टर्म्स में सबसे ज्यादा हमने क्या आयात किया है. स्पाइसेस. स्पाइसेस तो हम एक्सपोर्ट करते हैं रादर देन इंपोर्ट. फ्रेश फ्रूट्स, ठीक है, मतलब चलो आगे देखते हैं. पल्सेस, वेजिटेबल ऑयल्स. ठीक है, तो वेजिटेबल ऑयल अभी हमने डिस्कस किया कि 50% हम इंपोर्ट करते हैं. ठीक है, मतलब अगर हम ऑयल सीड्स की बात करें, ठीक है, ऑयल सीड्स जो एडिबल ऑयल की बात करें, तो इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ एडिबल ऑयल, स्पेशली पाम ऑयल एंड सोयाबीन ऑयल. और खासकर जैसे इंडोनेशिया से बहुत आता है ये ऑयल. हाईएस्ट वैल्यू अमंग द एग्रीकल्चर. सो स्पाइसेस लार्जली एक्सपोर्टेड, नॉट इंपोर्टेड. फ्रेश फ्रूट्स इंपोर्टेड, बट इतना अमाउंट नहीं है कि फ्रेश फ्रूट्स. आप देखो, इसमें ना एक लॉजिकली ऐसे सोच के चलो कि कौन सी चीज है जो असेंशियल आइटम है. मतलब बहुत बहुत कम पॉपुलेशन है जो फ्रूट्स उनकी डेली लाइफ का पार्ट है. बहुत कम लोगों को नसीब होते हैं फ्रूट्स. और इंडिया में अभी भी वेजिटेबल ऑयल, दिस इज लाइक, भाई वी एवरीवन यूज इट. वो हो सकता है कोई के जी मैं मस्टर्ड ऑयल करता हूं, मैं कोकोनट करता हूं, मैं ये फलाना करता हूं. ठीक है, राइस ब्रांड ऑयल करता हूं, बहुत सारे ऑयल्स आ गए आजकल तो. बट द आइडिया इज दिस इज 50%. मैंने नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स. ठीक है, आंसर क्लियर है. पल्सेस सिग्निफिकेंट बट लेस देन ऑयल. ठीक है, तो यहां पर आपका 2019 के क्वेश्चंस समाप्त होते हैं. दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. थैंक यू सो मच. ncrtquiz.com. ठीक है, ncrtquiz.com का एक प्लेटफॉर्म हमने लॉन्च किया है जिससे हमने चैप्टर वाइज क्विजेस बनाए हैं. ट्रस्ट मी, बहुत मजेदार क्वेश्चंस है, बहुत बच्चों का अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है. बहुत बच्चे तो मेरे को ये भी फोन करके कह रहे हैं कि सर हमें पहले ये लगा कि अरे प्राइस बहुत कम है, क्वालिटी नहीं होगी, ऐसी बेकार से क्वेश्चन होंगे. मतलब टू बी वेरी फ्रैंक, मतलब बहुत साफ शब्दों में कह रहा हूं. बट देन दे ट्राइड ऑल दोस क्वेश्चन, दे सेड के सर इतना क्वालिटी मटेरियल आपने इतने अफोर्डेबल प्राइसेस में कैसे दिया है. द आइडिया इज, मैं हमेशा से बोलता हूं, द आइडिया इज टू रीच टू द एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री. आई हैव सीन दोज एरियाज, आई हैव सर्व्ड इन दोज एरियाज जहां पर बेसिक्स बिल्कुल भी नहीं, मतलब इन द डेंस जंगल कुछ भी नहीं. सो वहां तक भी ये चीज पहुंचनी चाहिए. दैट इज द आइडिया.
ठीक है, ऑफ दिस इनिशिएटिव्स, ऑल द इनिशिएटिव्स ऑफ टीम निष्ठा. दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. थैंक यू सो मच. जय हिंद, वंदे मातरम.